कल हम लोग बात कर रहे थे आपका फोर्जरी, कूट रचना, इस पर बात हो रही थी। आपसे कहा गया था कि फोर्जरी होगी कैसे? फॉल्स डॉक्यूमेंट इसे बनाने से। और फॉल्स डॉक्यूमेंट आज के युग में दो प्रकार के हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉल्स डॉक्यूमेंट और एक परंपरागत प्रारूप में फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो दोनों जो फॉल्स डॉक्यूमेंट के प्रारूप हो सकते हैं वो फॉल्स डॉक्यूमेंट की परिभाषा में शामिल किए गए। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट कपुल्ड विद द इंटेंशन, ठीक है, और उसके बाद आपका आशय क्या है? फॉल्स डॉक्यूमेंट तो बना ही नहीं, साथ में आपका आशय वो है जो धारा 336 में वर्णित है, तो आप फोर्जरी के दोषी कहलाएंगे। मीनिंग देयर बाय यू मस्ट मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप बनाएं और चाहे परंपरागत प्रारूप में। फॉल्स डॉक्यूमेंट पूरा बना दें या कोई डॉक्यूमेंट का भाग, ये फॉल्स है, शेष डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। ठीक है, आधा अधूरा फॉल्स है। ये ठीक है कि विक्रय की संविदा हमारे आपके बीच हुई, यह भी सही है कि कंसीडरेशन उतना ही तय हुआ जितना उसमें लिखा है, लेकिन नंबर बदल दिए। जो प्लॉट का नंबर था, जो विक्रीत प्लॉट था, उसका नंबर बदल दिया। ठीक है, तो तात्विक भाग ये तो बदल दिया आपने, लेकिन पूर्णता फॉल्स है ये नहीं कह सकते। ठीक है, उसका भाग, कुछ पार्ट ये फॉल्स। तो आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना रहे और चाहे परंपरागत रूप में, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फॉल्स है या उसका कोई भाग फॉल्स है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आपका आशय वे आशयों में से एक है या उन आशयों में से एक है जो पूर्व में धारा 463 और वर्तमान में धारा 336 में वर्णित है, तो आप फोर्जरी का ऑफेंस कर रहे हैं, यह माना जाएगा। इंटेंशन ये कौन से होने चाहिए? तो हम लोगों ने कल देखा था, लोग को या किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करें, किसी दावे या हक का समर्थन करें, किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा इसमें प्रवेश करें, अपने से संपत्ति अलग करें, ठीक है, या कपट करें या कपट किया जा सके। दीज आर द इंटेंशंस। अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट या उसका कोई भाग इन आशयों को रखकर रचते हो, ठीक है, यह फॉल्स डॉक्यूमेंट का कोई भाग इन आशयों को रखकर रचते हो, तो आप फोर्जरी का ऑफेंस करते हो, यह कहा जाता है। वो तो सिर्फ इतना ही जरूरी बताया, रचते हो, यानी फोर्जरी करने के लिए इन आशयों के साथ या इनमें से किसी एक आशय के साथ केवल जो मिथ्या दस्तावेज उसका जो भाग है या संपूर्ण दस्तावेज है, उसकी रचना ही पर्याप्त है। रचना के अलावा आपको अन्य कोई काम नहीं करना है, आपने सिर्फ रच दिया, यह माना जाएगा आपने फोर्जरी किया। उसका प्रकाशन कतई जरूरी नहीं, ठीक है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कपट हुआ ही हो, कतई जरूरी नहीं, उसके कारण से किसी ने अपने, ठीक है, जो संपत्ति
कहने लायक चीजें हैं उन्हें अलग किया हो, कतई जरूरी नहीं। उसने अभिव्यक्ति अभिविक्षित संविदा में प्रवेश कर ही लिया हो किसी व्यक्ति ने, कतई जरूरी नहीं। लोक या किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो ही गई हो, कतई जरूरी नहीं। उस दावे या हक का समर्थन हो ही गया हो जिसके समर्थन के लिए आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने का जो, ठीक है, प्रदर्शन किया है, ये कतई जरूरी नहीं। ठीक है, क्योंकि दांडिक विधि आपके आशय को देखेगी। ठीक है, आपके आशय से आशयित परिणाम ये उत्पन्न हुआ या नहीं, इससे दांडिक विधि को कोई लेना देना नहीं है। तो आपने मिथ्या दस्तावेज बनाया यानी रचित किया, यानी बनाया उसको, और इन आशयों के साथ बनाया। तो परिणाम क्या निकले इसका कोई अर्थ नहीं। वो दस्तावेज प्रकाशित हुआ अर्थात दूसरों की जानकारी में आया, या सिर्फ उसी व्यक्ति की जानकारी में आया जिसे क्षति संभावित थी, इस सब का कोई मतलब नहीं। क्योंकि सेक्शन ने जो कुछ अनिवार्य किया वो सिर्फ इतना कि आप मिथ्या दस्तावेज बनाएं और इन आशयों के साथ बनाएं। आप फोर्जरी के दोषी हो जाएंगे। आपने मिथ्या दस्तावेज बनाया, यह कब माना जाए? तो आपसे कल चर्चा हुई थी कि दस्तावेज की जो भाषा है वो अपने में कोई प्रभाव और कोई परिणाम ये उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, हमने लिख दिया कि हम अमुक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मेरी ये लिखत तब तक किसी विधिक प्रभाव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक हम इसे हस्ताक्षरित न करें। यह विधि अगर निष्पादन का यानी एग्जीक्यूशन का किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के निष्पादन का कोई विशेष तरीका यह विहित कर रही है, तो जब तक हम उसे उस तरीके से निष्पादित न कर दें तब तक उसका कोई मतलब नहीं हो सकता। कई बार दस्तावेज ऐसे भी होंगे जो मुद्रांकित और हस्ताक्षरित दोनों होने चाहिए। कई बार दस्तावेज मुद्रांकित होने पर विधिक प्रभाव ये उत्पन्न करेंगे, और कई बार दस्तावेज सिर्फ रचित किए जाने मात्र से विधिक तौर पर प्रभावी माने जाएंगे। लेकिन उस दशा में भी जो प्रारंभिक लाइन है दस्तावेज की और जो अंतिम लाइन है, यहां तक उसे लिखा ही जाना चाहिए, तभी दस्तावेज रचित हुआ ये कहा जाएगा। अदरवाइज दस्तावेज के रचने का प्रयत्न इतना ही माना जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं माना जा सकता। इसीलिए फोर्जरी की डेफिनेशन के साथ आवश्यक तौर पर पूर्व में 464 और वर्तमान में 335 इसको पढ़ा जाता है, ताकि ये जाना जा सके कि किसी मिथ्या दस्तावेज को रचा गया है, ये कब मान लिया जाए। मिथ्या दस्तावेज रचा गया है ये सिर्फ तब नहीं माना जा सकता जबकि आपने सिर्फ उसमें वो भाषा प्रयुक्त कर ली है जिस भाषा का प्रयोग उस प्रकार के दस्तावेज में होना चाहिए। केवल तभी वो रचित हो गया ऐसा नहीं माना जा सकता।
जब तक कि आप अपनी समझ के मुताबिक, क्योंकि आप अपनी समझ से अधिक कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी समझ के मुताबिक उस दस्तावेज को आशयित विधिक प्रभाव देने के लिए जो कुछ जरूरी समझते हैं सब न कर दें। यह संभव है कि आपकी समझ ये गलत हो, आपको लगता है अमुक दस्तावेज अमुक प्रकार से रचित किए जाने की दशा में ही अमुक विधिक प्रभाव को उत्पन्न करेगा, आपकी समझ ये है। जबकि तथ्यता यह वस्तुतः स्थिति क्या है? वस्तुतः स्थिति यह है कि वो दस्तावेज उस प्रकार से जैसा आप मानते हैं उस प्रकार से रचित किए जाने पर वो विधिक प्रभाव नहीं देगा जिस विधिक प्रभाव के उत्पन्न होने की बात आप सोच रहे हैं। आप जिस ढंग से उस दस्तावेज का रचना सोचते हैं उसी ढंग से तो रचेंगे, ठीक है ना? और नो डाउट आपके द्वारा सोचे गए ढंग से दस्तावेज की रचना होने पर वह विधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता जिसको आप उस प्रकार के दस्तावेज को रचकर उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन इस बात का आपकी दोषिता के बिंदु पर क्या मतलब और क्या अर्थ हो सकता है? आपकी दोषिता के बिंदु पर यह बात एकदम इमैटेरियल है। कानून आपकी दोषिता को ध्यान में रखता है। आपकी दोषिता के बिंदु पर अगर देखें तो आप उतने ही दोषी दिखाई देते हो जितने दोषी तब होते जबकि सही तौर पर आपने वैसा दस्तावेज रच लिया होता जो आपके द्वारा आशयित विधिक प्रभाव को उत्पन्न करने में समर्थ है, ठीक है ना? आपकी दोषिता के बिंदु पर स्थिति यही है क्योंकि आप अपनी ही जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं और आपने अपनी जानकारी का प्रयोग किया है। यह अलग बात है कि सौभाग्य से आपकी जानकारी गलत निकल गई। यहां गलती को सौभाग्य इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अपराध समाज के विरुद्ध है, तो आपकी गलती से चूंकि समाज को फायदा हुआ इसलिए यह कहा जा रहा है कि सौभाग्य से आपकी जानकारी ठीक नहीं थी। अगर ठीक होती तो आपने ठीक जानकारी का उपयोग करके उस विधिक प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए जो दस्तावेज जरूरी है उस प्रकार का दस्तावेज निर्मित करने में कोई शर्म या कोई संकोच इसका प्रदर्शन नहीं किया होता क्योंकि आपकी जो जानकारी थी उसके मुताबिक तो आपने बनाया ही है, ठीक है? अगर ठीक जानकारी होती तो आप ठीक बनाते। तो आपकी दोषिता के बिंदु पर यह बात एकदम इमैटेरियल है कि दस्तावेज वास्तव में क्या उस विधिक प्रभाव को उत्पन्न कर देने में समर्थ था जिसे उत्पन्न कर देना आपने चाहा था, ठीक है ना? आपकी दोषिता के बिंदु पर यह बात बिल्कुल तत्वहीन है, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए लिखा है, कल हमने चर्चा भी की थी कि भले ही दस्तावेज ऐसा रचा नहीं जा सका कि आपके द्वारा जिस विधिक प्रभाव को उत्पन्न करने की कोशिश की गई है वो विधिक प्रभाव उत्पन्न हो सकता क्योंकि दस्तावेज के प्रारूपण में ही उसकी रचना में ही ऐसी गलती है कि विधि उसे उस श्रेणी का दस्तावेज मानने से इनकार कर देगी जिससे कि अमुक प्रकार का विधिक प्रभाव उत्पन्न होता, किंतु फिर भी आप फोर्जरी के ही दोषी माने जाएंगे।
क्योंकि आपने अपने स्तर पर सारा काम पूरा किया है, ठीक है ना। और आपको उस दस्तावेज को रचने का कोई प्राधिकार नहीं था। अगर होता तब तो फिर बात ही अलग होती है, तब तो वाकई वो दस्तावेज रचा गया। आपको प्राधिकार कोई नहीं था, और फिर भी अमुक विधिक प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए अपनी जानकारी के मुताबिक वॉट एवर यू मे डू, यू हैव डन दैट, ठीक है ना। तो दोषिता के बिंदु पर देखेंगे तो आप पूरी तरह दोषी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब मिथ्या दस्तावेज, नो डाउट, ठीक है, तब आपने रचा है, ये माना और कहा जाना चाहिए जब आपने मिथ्या दस्तावेज की रचना के लिए आवश्यक निष्पादन, ठीक है, रचना या फिर हस्ताक्षरण दस्तावेज का या फिर मुद्रांकन ये किया है, ठीक है, तब निश्चित तौर पर इसे ऐसा ही माना जाना चाहिए। तो हस्ताक्षरण, मुद्रांकन ये यदि आपने किया है तब तो आपने नो डाउट मिथ्या दस्तावेज रचा है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मिथ्या दस्तावेज रचने का तरीका हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि मिथ्या दस्तावेज रचना, इसकी जहां पर डेफिनेशन उन्होंने दी है, अर्थात धारा 335 और पूर्व की 464, नहीं सॉरी 400, हाँ ठीक है 464, उसमें का, खा और गा तीन खंड दिए जिनमें हस्ताक्षरण, ठीक है, मुद्रांकन, निष्पादन और रचना, ये का खंड में है, ठीक है ना। खा खंड और गा खंड मिथ्या दस्तावेज की रचना के अन्य तरीके बता रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि मिथ्या दस्तावेज जो अनुच्छेद मुंह से निकलता है, जो धारा 335 के का खंड में बताया गया तरीका है, अर्थात निष्पादन, ठीक है, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के मामले में उसे पारित करना या किसी अन्य व्यक्ति ने, क्योंकि आपको तो प्राधिकार है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपको वो दस्तावेज रचने का प्राधिकार ही हो तो फिर मिथ्या कहां है, ठीक है ना। इस पर भी हमने कल बात की थी कि दस्तावेज मिथ्या है ये कब कहा जाए, और दस्तावेज में मिथ्या कथन है ये कब कहा जाए। दस्तावेज मिथ्या है इसका मतलब यह हुआ कि इस दस्तावेज को, ठीक है, जिस ढंग के दस्तावेज के तौर पर आप बताते हैं ये दस्तावेज वैसा नहीं है, तभी तो दस्तावेज मिथ्या है। मिथ्या दस्तावेज यानी दस्तावेज ही मिथ्या है, दस्तावेज इटसेल्फ मिथ्या है। मेरे कथन में मिथ्या, ठीक है, कथन अंतर्विष्ट है, यह अलग बात है। हम आदमी ही झूठे हैं, ये दूसरी बात है, ठीक है। मेरे कथन में कुछ मिथ्या अंतर्विष्ट है, ये बिल्कुल अलग बात है। और हम आदमी ही झूठे हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो दस्तावेज ही मिथ्या है और उन आशयों से बनाया गया है जो आशय 336 में बताए गए, ये पूर्व में धारा 463 में बताए गए थे। और मिथ्या उसे हम कह क्यों रहे, इसलिए कि जिसको हस्ताक्षरण का अधिकार था उसने नहीं किया, आपने कर दिया। एंड यू आर वेल नोन दैट आई एम नॉट एज ऑथोराइज टू साइन इट, टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है, टू सील्ड इट,
ठीक है, यू आर वेल नोन। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डॉक्यूमेंट, आप उसका, ठीक है, जेन्युइननेस या उसकी जो शुद्धता है उसको प्रमाणित करने वाला कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उस पर लगा रहे हैं, तब यह माना जाएगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज रचा है धारा 335 के का खंड के अर्थ में। इसके अलावा भी खाखंड और गाखंड है, वो भी ये बता रहे हैं कि देयर में बी अदर मोड्स, देयर में बी सम अदर वेज, ठीक है, कुछ अन्य तरीके भी हैं जो फॉल्स डॉक्यूमेंट को रचित करने के तरीके या माध्यम के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, दस्तावेज उसमें कुछ तब्दीली कर रहे हैं, और तब्दीली दो प्रकार से है, या तो दस्तावेज में लिखा है और उसे मिटा रहे हैं, और या जो दस्तावेज में नहीं लिखा है उसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही दशाओं में तब्दीली है, ठीक है ना, दोनों तरफ देखा जाना चाहिए। तो दोनों बातें हैं अगर आपने दस्तावेज के संबंध में की है तो दस्तावेज मिथ्या हो सकता है, यह भी संभव है, और यह भी संभव है दस्तावेज मिथ्या ना हो। ठीक है, दोनों बातें संभव है। अगर आपने दस्तावेज में कुछ तब्दीली कर दी तो दस्तावेज मिथ्या हो जाए, यह भी संभव है, और दस्तावेज मिथ्या न हो, यह भी संभव है। ठीक है, या ज्यादा एप्रोप्रिएट बात, ज्यादा शुद्ध बात यह है जिसे एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट कहें कि अगर आप किसी दस्तावेज में तब्दीली कर रहे हो, चाहे मिटाने के माध्यम से चाहे बढ़ाने के माध्यम से, तो यह दस्तावेज इस प्रकार अशुद्ध हो भी सकता है कि यह फोर्जरी के काम आए, और इस प्रकार अशुद्ध भी हो सकता है कि यह सिर्फ अशुद्ध या मिथ्या दस्तावेज रहे किंतु फोर्जरी के काम ना आए। यह एकदम एप्रोप्रिएट बात। ऐसा कब होगा कि जब आप मिथ्या दस्तावेज में कुछ घटाएं और बढ़ाएं और वह दस्तावेज मिथ्या होकर फोर्जरी के काम में आ जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप दस्तावेज के तात्विक भाग में कुछ बढ़ा दें या कुछ घटा दें। जो इसेंस है दस्तावेज का, उसी में कुछ बढ़ा दिया, उसी में कुछ घटा दिया। आपके हम 1000 रुपए के देनदार थे, हमने बॉन्ड लिखा कि अमुक तारीख तक हम वो दस्तावेज, हम आपकी धनराशि वापस कर देंगे। आपने क्या किया? एक जीरो उसमें बढ़ा दिया, अब 10,000 के हम देनदार हो गए। आपने इस के माध्यम से तब्दीली की है दस्तावेज में, और दस्तावेज के तात्विक भाग में तब्दीली की। तात्विक भाग का मतलब क्या हुआ? वो भाग जिस भाग के कारण वो दस्तावेज अस्तित्व में आया। ठीक है, अगर ये 1000 रुपए का ऋण न हो तो ये दस्तावेज अस्तित्व में नहीं आएगा। ठीक है, तो तात्विक भाग की जो डेफिनेशन हो सकती है वो यही हो सकती है कि कोई भी दस्तावेज जिस विषय वस्तु, जिस अधिकार ये जिस तथ्य के कारण अस्तित्व में आता है, ठीक है ना, उस तथ्य का वर्णन, उस विषय वस्तु का वर्णन दस्तावेज के जिस भाग में हुआ है, यदि उसमें कोई तब्दीली आप कर रहे हो और वह तब्दीली इस प्रकार की है कि वह तब्दीली धारा 336 या पूर्व में धारा 463 में वर्णित उद्देश्यों में से किसी एक की पूर्ति करने के आशय को पूर्ण कर सकती है, तो आपने दस्तावेज में तब्दीली के माध्यम से मिथ्या दस्तावेज रच दिया है। और
फोर्जरी का अपराध ये कर दिया। आपने जैसे ही जीरो बढ़ाया वैसे ही दस्तावेज तात्विक भाग में मिथ्या हो गया, क्योंकि ये ऋण है जिसके कारण से ये दस्तावेज अस्तित्व में आया, और वो जहां पर वर्णित है वहीं आपने तब्दीली कर दी। ठीक है, इसलिए मिथ्या दस्तावेज की श्रेणी में आ गया और आपके द्वारा किया गया है कृत्य निश्चित तौर पर इस आशय से ही किया गया है कि इस दस्तावेज के आधार पर हम 9,000 रुपए की अतिरिक्त संपत्ति अपने से अलग करें। ठीक है, और ये उसमें भी आ रहा है कि व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित हो। यद्यपि नुकसान या क्षति की परिभाषा सिर्फ सांपत्तिक अपहानि तक नहीं लेंगे, हमने कल भी कहा था, लेकिन फिर भी यहां तो प्रत्यक्ष यही दिखाई देता है। और हमने यह भी कहा था कल कि समाज में अधिकांश उदाहरण इसी ढंग के मिलते हैं, इसलिए यह कूट रचना मिथ्या दस्तावेज के माध्यम से की गई है ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और जो मिथ्या दस्तावेज रचा गया है वो काखंड में बताए गए तरीके से नहीं रचा गया। निष्पादन, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, ठीक है, रचना, ये तरीका नहीं इस्तेमाल हुआ है। जो तरीका इस्तेमाल हुआ वो क्या है? दस्तावेज के तात्विक भाग में तब्दीली, यह तरीका इस्तेमाल हुआ। अब दस्तावेज में जो तब्दीली की गई है वो तात्विक नहीं है, यद्यपि दस्तावेज में तब्दीली की गई है, तात्विक नहीं है। जो तात्विक नहीं है तो दस्तावेज अशुद्ध हो गया या मिथ्या है, इतना ही कहा जा सकता है। ठीक है, उससे फोर्जरी की गई यह नहीं कहा जा सकता। मिस्टर एक्स, इन्होंने डीएम साहब से शिकायत की है। किसकी? मिस्टर बी की। मिस्टर एक्स एक काल्पनिक व्यक्ति है, मिस्टर एक्स है नहीं अस्तित्व में। ठीक है, लोग कम से कम हिंदुस्तान में अजीब मानसिकता के हैं। यहां जो विसिल ब्लोअर होता है, विसिल ब्लोअर किसे कहते हैं? जो शिकायत करता है गलत काम की, उसे विसिल ब्लोअर यह कहा जाता है। यहां विसिल ब्लोअर की जो इमेज है वो क्या है? एक दुष्ट व्यक्ति की। जो विसिल ब्लोअर है उसे एक खराब आदमी हिंदुस्तान में माना जाता है। हिंदुस्तान की मानसिकता ये अजीब है। यहां क्या है? हिंदुस्तान की जनता तब तक पीड़ित के साथ है जब तक रपट नहीं लिखती, और जब रपट के आधार पर सजा होती है तो हिंदुस्तान की जनता अभियुक्त के साथ होती है। यहां अजीब है मामला। बोले हुई उस दुखिया ने, करो तो छोड़ तो देना ही चाहिए, आखिर बाकी वो पत्नी बच्चा है। तो पत्नी बच्चे हैं ये उसे कब पता लगा? जब अपराध कर रहा था। ठीक है, तब नहीं मालूम थी उसे ये बात, उसे तो तब भी मालूम थी। ठीक है, लेकिन है हिंदुस्तान में। तो यहां विसिल ब्लोअर अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो इनफैक्ट जिसने डीएम साहब से बी की करतूतों की शिकायत की उसने अपना नाम डाला नहीं, उसने मिस्टर एक्स लिख दिया। और मिस्टर एक्स उस मोहल्ले में, उस लोकेलिटी में है ही नहीं। ठीक है ना। अब जब शिकायत की जांच होगी तो शिकायतकर्ता की जरूरत पड़ेगी, भाई शिकायतकर्ता की जरूरत होगी। अब जब शिकायतकर्ता की जरूरत होगी तो मिस्टर एक्स तो है ही नहीं उस मोहल्ले में, उस लोकेलिटी में। जो एड्रेस वहां पड़ा हुआ उस एड्रेस पर मिस्टर एक्स रहते ही नहीं। जिसने इनफैक्ट शिकायत की थी उसने राम भरोसे को यक्ष के नाम से प्रस्तुत कर दिया, और राम भरोसे ने ही यक्ष की तरफ से यक्ष के रूप में साइन कर दिया शिकायत पर। यह दस्तावेज मिथ्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है ना, नो डाउट ये मिथ्या है, लेकिन ये फोर्जरी नहीं है। इसलिए नहीं है
क्योंकि अगर शिकायत सच है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शिकायत सच है या झूठ है। तो शिकायत यदि सच है तो किसने शिकायत की, वो काल्पनिक व्यक्ति था, असली था, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, असल कृत्य की शिकायत थी ना, जो तुमने किया उसकी सजा मिल गई। ठीक है, तो लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ ये कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, जो तुमने किया उसका परिणाम तुम भुगते, तो तुम्हें, ठीक है, हानि हुई ये कैसे कह सकते हैं? हानि तो तब कही जाएगी जब विधिक रूप से तुम वो हानि उठाने के लिए, ठीक है, दायित्व के अधीन नहीं थे और फिर भी उठानी पड़ी, तब कहा जाएगा ना। अगर शिकायत सही थी तो फिर क्या दिक्कत है? संपत्ति अलग की, ऐसी बात नहीं। दावे या हक का समर्थन हुआ, ऐसी भी बात नहीं। कपट किया गया, ये भी नहीं। कपट किया जा सके, ये भी नहीं। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति संविदा में प्रवेश करे, ये भी नहीं। तो दस्तावेज मिथ्या है, मान लिया, लेकिन फोर्जरी कहां है? ठीक है ना। हां, वहां पर जब तुमने 1000 के 10,000 बनाए थे तो ये कोई नहीं मानेगा कि तुम्हारा आशय था कुछ, ठीक है, गरीब कन्याओं के लिए पाठशाला खोल देना था 9,000 रुपए से, ठीक है ना, ये कोई नहीं मानेगा। और अगर ऐसा था तो ये विशेष आशय, विशेष तथ्य है, जिसे प्रूव करने का एविडेंस एक्ट के मुताबिक भार तुम पर है। और अगर तुम प्रूव भी कर दो इस बात को, तो भी ये बात दंड के प्रश्न पर, ठीक है, आपके दंड में कमी के लिए सुसंगत हो सकती है कि आपने साहब गरीब कन्याओं के विद्यालय के लिए फोर्जरी की, ठीक है ना। लेकिन आपकी दोषिता के पॉइंट ऑफ व्यू पर आप दूसरे के पैसे से थोड़ी ना, ठीक है, जैसे यहां बोले 1,000 अरब की संपत्ति दान कर दी, बोले ठीक है, बोले वो तो हमें दान में मिली थी। अरे पेंशन भी तो मिल रही है तुम्हें, नाम लेना जरूरी नहीं है, पेंशन भी तो मिल रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पेंशन भी होती है, वो करते दान। जो तुम्हारा है वो दान करो ना, जो हमें दान से मिला वो हमने दान कर दिया, तो क्या दान कर दिया? ठीक है, तो ऐसे ही है कि आप दूसरों के पैसे से तो दान नहीं करेंगे, ठीक है। तो नो डाउट अगर आप दस्तावेज में तब्दीली कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कुछ, तो भी मिथ्या दस्तावेज की रचना हो सकती है। और उस दशा में मिथ्या दस्तावेज फोर्जरी का वाहक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखना यह पड़ेगा कि क्या मिथ्या दस्तावेज जो रचा गया वो उन उद्देश्यों की पूर्ति, जो उद्देश्य धारा 336 में बताए गए, उनकी पूर्ति करने में समर्थ है। यदि समर्थ है तो एक आम बुद्धि का, यानी एक आम आदमी, एक सामान्य प्रज्ञा का मनुष्य निश्चित तौर पर मानेगा कि तुमने उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो दस्तावेज रचा है। यदि तुमने किसी अन्य उद्देश्य से रचा है तो फिर उसे साबित करने का भार आप पर ही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के मुताबिक विशिष्ट तथ्य साबित करने का भार आप पर है, ठीक है। तो आप साबित करिए। 103 हमने पुराने साक्ष्य अधिनियम का बोला है, नए का हो सकता कुछ आगे पीछे हो, ठीक है। और उस दशा में आप डेफिनेटली, ठीक है, कहे के मिथ्या दस्तावेज के दोषी हैं। हां, यदि कोई विशेष आशय आपका और था तो आप साबित करिए, और अगर आप साबित भी कर ले गए तो भी वो दंड के प्रश्न पर ही सुसंगत होगा, शेष सुसंगत होगा, इसमें हमें संदेह है। तथ्यों में हो सकता भाई और भी कोई बात निकल आए, लेकिन यहां पर यही कहा जाएगा कि इसमें संदेह है कि वो अन्य किसी विषय पर सुसंगत होगा। तो ये इट इज ऑल्सो ए मोड, ठीक है, फॉर द मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, सच ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच मे बी कैपेबल टू कमिट द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी, ठीक है ना। एक और तरीका हो सकता है, हम यानी जिसके प्राधिकार से वो दस्तावेज रचा हुआ बताया जाता है, ठीक है ना, उसी ने रचा है, उसी ने रचा है, रचा है उसी ने, मीनिंग दर भाई
या तो उसने ही रचा है, या उसने ही निष्पादन किया है, या उसने ही मुद्रांकन किया है, या उसी ने अपनी सील लगाई है, उसी ने की है, उसी ने रचा है। लेकिन उस दस्तावेज की रचना के समय, ठीक है, चित्त विकृति या मत्तता आदि किसी कारण से उस दस्तावेज की रचना करने वाला उस दस्तावेज की विषय वस्तु के महत्व को समझ ही नहीं सकता था। और आप खूब जानते थे कि इस समय ये ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है कि ये इस दस्तावेज के प्रभाव को, इसके विधिक प्रभाव को समझ ही नहीं सकता। एंड यू हैव टेकन द अनड्यू बेनिफिट of that particular state of mind, and you have got signed, or you have got executed, or you have got sealed, ठीक है, that document by that person, ठीक है ना। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपने मिथ्या दस्तावेज नहीं रचा है, यद्यपि उसी ने रचा है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहां आपका जो कृत्य है, जिसके माध्यम से आपने उस विषय वस्तु को, जिसे आपने हस्ताक्षरित, निष्पादित, मुद्रांकित आदि करके प्राप्त कर लिया है, उसको जैसी स्टेट ऑफ माइंड में संबंधित व्यक्ति के समक्ष रखा था, उसी से आपके आशय की जानकारी मिल जाती है। हाथ जरूर उसके हैं, साइन वो जरूर कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये हाथ आप ही के हैं, ठीक है ना। और आपने इसकी स्टेट ऑफ माइंड का फायदा उठाया है, तो कानून आपकी चालाकियों को बहुत हद से काउंटर करना जानता है। ये आपकी मान्यता हो सकती है। हमने कहा ना कि बेवकूफी के प्रदर्शन के लिए वर्तमान में एक चैनल, ठीक है, उपलब्ध है, जिसका नाम फेसबुक है। उस पर आप कुछ भी टिप्पणियां करते रहिए और अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते रहिए। इनफैक्ट कानून से ज्यादा आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जहां सोचना बंद करते हैं वहां से कानून शुरू होता है। यह अलग बात है कि कानून जो आपको अप्रभावी दिखाई देता है वो आपके ही कर्मों के कारण दिखाई देता है, क्योंकि कानून साक्ष्य पर चलेगा और साक्ष्य आप देने को तैयार नहीं। जब आप साक्ष्य देने को ही तैयार नहीं, तो फिर जज साहब या अन्य कोई लोग आमनी प्रेजेंट नहीं हो सकते कि वो स्वयं देख लें किताब जो है क्या हुआ और उसके हिसाब से न्याय कर दें। जब आप बताएंगे वहां अदालत में खड़े होकर, तभी कुछ हो सकता है, और वो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के आदमी की एक और आदत है, वो कहता है हमें क्या लेना देना। फिर वो बहुत भला आदमी हो जाता है, वो अदालत के चक्कर में नहीं पड़ता, अदालत के चक्कर में पड़ता नहीं, गवाही देने आएगा नहीं, तो फिर वो क्या। तो कानून जो अप्रभावी दिखाई देता है वो अपनी कमजोरी के कारण नहीं, आपकी मक्कारी और धूर्तता के कारण, ठीक है। अन्यथा कानून हर एंगल से सोच लेता है मिथ्या दस्तावेज की रचना के यही तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं हो सकता। और उसने स्वयं सबको का, खा और गा 3 खंडों में शामिल कर दिया है। तो आप खा खंड देखें, क्या कहता है, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन यानी तब्दीली, और वो कहां, तात्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा, यानी स्वयं जो मिथ्या दस्तावेज बना रहा है, चाहे उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ठीक है, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाए जाने के पश्चात उसे रद्द करके या अन्यथा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है। चाहे पूरी तरह रद्द कर दिया, ठीक है ना। हमने वसीयत लिखी और आपने मेरे प्राधिकार से बिल को रद्द करने का तात्पर्य रखने वाला मिथ्या दस्तावेज रच लिया, ठीक है, और उसे रजिस्टर्ड करा दिया, जबकि हमने कभी नहीं लिखा। और जिस समय उस बिल की बात चली उस समय आप जीवित भी नहीं हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या मतलब। लेकिन मेरे प्राधिकार से रद्दकरण तात्पर्य करने वाला दस्तावेज ये आप अस्तित्व में लिया है।
और आपने ऐसा कर दिया, तो चाहे रद्द करना या ठीक है अन्यथा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपट पूर्वक करता है। ठीक है, रद्द नहीं किया आपने, लेकिन बेईमानी से या कपट पूर्वक, ठीक है ना, या तो बेईमानी से सांपत्तिक अपहानि की बात आएगी, कल भी हमने चर्चा की, और कपट में सांपत्तिक अपहानि के अलावा सारी बातें आ जाएंगी। बेईमानी से या कपट पूर्वक आपने दस्तावेज के तात्विक भाग में रद्द नहीं किया उसको, लेकिन अन्यथा परिवर्तन कर दिया, और वो भी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, और आशय आपका बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण था, और वो बेईमानीपूर्ण आशय या कपटपूर्ण आशय धारा 336 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। आपने फोर्जरी की है, जैसे हमने कहा था कि 1000 का 10,000 बना दिया, वो अन्यथा परिवर्तन है और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना है। हमने तो कोई प्राधिकार दिया नहीं, आपने विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कर दिया, और आशय आपका बेईमानी का है, ये बिल्कुल दिख रहा है। अगर बेईमानी का नहीं है तो फिर आप साबित करो, क्योंकि वो विशेष बात है। कपटपूर्ण नहीं है तो आप साबित करो, ठीक है ना, और तब ये मिथ्या दस्तावेज माना जाएगा। अच्छा, गाखंड में कहता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को, ठीक है ना, आपके खिलाफ लिखा था दस्तावेज, आपने वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में था, उसी समय देकर उससे परिवर्तित करा दिया, विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को चित्त विकृति या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता था। ठीक है, या तो स्थिति यह थी कि मत्तता की हालत में था, या उससे प्रवंचना की आपने। ठीक है, प्रवंचना यानी तथ्य जैसे हैं वैसा, उसने एक पक्ष में वसीयत नहीं की, तुमने कहा ये तो मर गए, अभी खबर मिली, एक ही पत्नी का नाम कर दो, ठीक है, वो तो मर गए ना, एक ही पत्नी का नाम उसने कर दी, और एक ही पत्नी, ठीक है, तुम अपने लेके निकल लिए दोनों लोग, उसकी संपत्ति चली गई, ठीक है ना, ये आपने किया, प्रवंचना की उससे, अदरवाइज वो नहीं करता वैसा, ठीक है ना। तो यह प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है, जानता नहीं है कि उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से कपट पूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाया जाना कारित करता है। ठीक है, आपने ऐसा कारित किया है, यानी दूसरे कारित किया है और कारित किया है। कारित किया मतलब दूसरे से वैसा किया जाना प्राप्त कर लिया है, और किया है मीनिंग भाई आप ही ने किया है। तो आपने एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड का या तो फायदा उठा लिया, या कुछ झूठे तथ्य दूसरे को बताकर उससे उस दस्तावेज की रचना ये प्राप्त कर लिया। तो ऐसी दशाओं में आप मिथ्या दस्तावेज रचना के दोषी, और यदि इन 336 के आशयों की पूर्ति की जा रही है तो डेफिनेटली आप फोर्जरी के भी दोषी हैं। शेष दृष्टांतों पर अभी बात कर रहे हैं। तो दृष्टांत में कहता है काखंड में कि का के पास या द्वारा खापर लिखा हुआ 1000 रुपए का प्रत्यय पत्र है। ठीक है, आपका प्रत्यय पत्र में मीनिंग दरवाई ऐसा लेटर जिसके आधार पर उधार मिल सकता है, 1000 रुपए तक की सीमा उसमें वर्णित की गई है। यानी 1000 रुपए, जैसे चलत प्रत्याभूति एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, कंटिन्यूइंग गारंटी, जब हम लोग पढ़ते हैं वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मेरा ख्याल है धारा 126 ये होनी चाहिए, 126 हो 127 हो, हम कोई गारंटी नहीं कर रहे, लेकिन वहीं पर कंटिन्यूइंग गारंटी, आपने संव्यवहारों के लिए एक गारंटी दे रखी है किसी व्यक्ति को कि अमुक व्यक्ति अगर उससे 2000 रुपए की सीमा तक उधार लेता है तो वो उसे देता रहे। तो कंटिन्यूइंग गारंटी है, और ये कंटिन्यूइंग गारंटी कभी भी खत्म की जा सकती है, लेकिन हमेशा भविष्य के संव्यवहारों के लिए, जो पूर्व में संव्यवहार हो गए हैं उनके लिए कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म नहीं की जा सकती। ठीक ऐसे ही प्रत्यय पत्र है, क्या है, काके पास या द्वारा खापर लिखा हुआ
10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है। खा से कपट करने के लिए का 10,000 में एक शून्य बढ़ा लेता है और उसका राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि खा यह विश्वास कर ले कि यानी वह पत्र ऐसे ही लिखा है। का ने कूट रचना की, उसने 10,000 तक की गारंटी ली थी, एक जो उसने क्रेडिट का लेटर लिख कर दिया तो 10,000 रुपए तक, आपने उसमें एक जीरो बढ़ा लिया। तो जब आपने ही बढ़ाया है तो सामान्य बुद्धि से यही माना जाएगा कि यू आर, ठीक है, ट्राइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ 90,000 रुपीज, ठीक है ना। और अगर कोई अन्य आशय तो भैया आप ही साबित करो फिर तो, क्योंकि वो विशिष्ट तथ्य होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर फोर्जरी मानी जाएगी और फॉल्स डॉक्यूमेंट तो है ही है, फॉल्स डॉक्यूमेंट और उसके माध्यम से फोर्जरी संभव है, क्योंकि 90,000 की संपत्ति अलग करें ये स्थिति आ जाएगी और कपट किया जा सके ये भी स्थिति है, लोग को या किसी व्यक्ति को क्षति हो ये भी स्थिति है, ठीक है। तो कई सारे उद्देश्य या कई सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं आपकी इस प्रकार की हरकत के माध्यम से, इसलिए यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी, ठीक है। आगे कहता है का इस आशय से कि वह या की संपदा खा को बेच दे, यानी दावे या हक का समर्थन करें, ठीक है ना। आप या अभिव्यक्ति अभिविकसित संविदा में प्रवेश करें या कोई संपत्ति अपने से विरक्त करें, ठीक है। क्या कहता है कि का इस आशय से कि वह या की संपदा खा को बेच दे और उसके द्वारा खा से क्रयधन अभिप्राप्त कर ले, या के प्राधिकार के बिना या की मुद्रा एक ऐसे दस्तावेज पर लगाता है जो कि या की ओर से का की संपदा का हस्तांतरण पत्र होना तात्पर्य है। का ने कूट रचना की, उसने ऐसा डॉक्यूमेंट बना लिया जिसके आधार पर ऐसा लगता है मानो इसके पक्ष में प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है ना। जब ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई तो फिर आई एम एलिजिबल टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ एनीबडी, ठीक है ना। ही हैज मेड सच ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है कि हस्तांतरण पत्र है अमुक संपत्ति का, और जबकि अमुक संपत्ति उसने कभी हस्तांतरित नहीं की है, और ये इन्होंने इस आशय से बनाया है कि बेच दें किसी अन्य को और उससे क्रयधन प्राप्त कर लें, तो भी स्थिति वही है कि कपट करे, कपट किया जा सके, लोग को या किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान ये कारित हो, तो सारी स्थितियां पूरी हो रही हैं, इसलिए इनने फोर्जरी की है। एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को दे चेक को का उठा लेता है, चेक हमेशा बैंकर पे लिखा जाता है, आप भी बैंक पे ही लिखते हैं चेक, और बियरर चेक होता है, तो वाहक चेक को का उठा लेता है। चेक खा द्वारा हस्ताक्षरित है किंतु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं, का 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपट पूर्वक भर लेता है, का ने कूट रचना की है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। घा कहता है का अपने अभिकर्ता खा के पास एक बैंकर पर लिखा हुआ का द्वारा हस्ताक्षरित चेक दे धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है। उसने अपने एजेंट के पास, बहुत से लोग ब्लैंक चेक साइन करके दे देते हैं क्योंकि एजेंट को विभिन्न लोगों से व्यवहार करना होता है, तो अपना भर के करता रहता है। खा को इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि जो 10,000 रुपए से अधिक न हो, लिमिट उसने निर्धारित कर दी, 10,000 रुपए से ज्यादा का चेक आप नहीं देंगे, ठीक है। खा कपट पूर्वक चेक में 20,000 रुपए अंकित करके उसे भर लेता है, वो घटना है। When the limit has been determined, when the limit has been fixed by that person who has the authority, ठीक है, to sign that check, and he has given the authority up to 10,000 rupees only, then why you have, ठीक है, fill the amount of 20,000 rupees, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो आपने खुद रचना की है। कहता है का खा के प्राधिकार के बिना, he has no authority, खा के प्राधिकार के बिना खा के नाम में अपने ऊपर एक विनिमय पत्र इस आशय से लिखता है कि वह एक बैंकर से असली विनिमय पत्र की भांति बट्टा देकर उसे बुला ले। खा की ओर से एक विनिमय पत्र अपने पक्ष में उसने लिख लिया,
ठीक है, अपने पक्ष में ही लिख लिया। और खासे ऐसा कोई प्राधिकार उसे नहीं मिला है कि वो किसी के पक्ष में विनिमय पत्र लिख लिया। और उसका आशय ये कि हम इसे बैंक में जो बैंकर है, उसका बैंकर है, उससे बट्टा देके बुला लेंगे और उस विनिमय पत्र को उसकी परिपक्वता पर ले लें। ठीक है, अच्छा, यहां का इस आशय से उस विनिमय पत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकर को यह अनुमान करा दे कि खाकी प्रतिभूति प्राप्त है और इसलिए वह उस विनिमय पत्र को बट्टा लेकर भुना दे का कूट रचना का दोषी है। यानी बैंकर के पास उसने वो रखा, 10,000 रुपए का है, उसने कहा 8,000 हमें दे दो। ठीक है, अगर हम नहीं दे पाए तो ये तो है ही तुम्हारे पास, ये तो 10,000 रुपए का ही है। ठीक है ना, ये 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें 2,000 का फायदा ही होगा। ठीक है, तो बट्टे पर रख देता है। और जबकि उसे खाकी ओर से ऐसा कोई प्राधिकार नहीं, और खाकी ओर से उसने विनिमय पत्र बट्टे पे रख दिया। तो आपने उसने कूट रचना की है। या कि बिल में ये शब्द अंतर्विष्ट कि मैं निर्देश देता हूं कि मेरी समस्त धनराशि का, खा और गा में बराबर बराबर बांट दी जाए। आप एक नाम ही गायब कर देते हो, का, खा, गा इनमें बांटी जाए, तो आप 1/3 के हुए, आपने एक नाम उड़ा दिया, अब आप आधे के हो गए। ठीक है ना, तो आपने जिसका नाम बिगाड़ा, ठीक है, उसके साथ कपट किया, उसे नुकसान पहुंचाया, ये तो पूरा हो ही गया। ठीक है, यानी नो डाउट जो डॉक्यूमेंट आपने परिवर्तित किया, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको ही या आपको भी कोई दावा करने का हक प्राप्त हो रहा था। ठीक है, या आपके पक्ष में भी कोई सांपत्तिक अधिकार निर्मित हो रहा था, और आपने ऐसे डॉक्यूमेंट में परिवर्तन किया जो आपके भी पक्ष में था, लेकिन सिर्फ आपके पक्ष में नहीं था, अन्यों के पक्ष में भी था। और आपने परिवर्तन ऐसे किया कि अब वो अन्य के पक्ष में इस समय भी है, किंतु आपके लाभांश का जो अनुपात है वो बढ़ गया है। पहले 1/3 था, अब 1/2 हो गया। तो जिसका गया उसके प्रति आपने फोर्जरी का ऑफेंस किया है डॉक्यूमेंट में परिवर्तन के माध्यम से, यह माना जाएगा। कहता है या कि बिल में यह शब्द अंतर्विष्ट है कि मैं निर्देश देता हूं कि मेरी समस्त शेष संपत्ति का, खा और गा में परस्पर बांट दी जाए। का बेईमानी से खा का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त संपत्ति उसके स्वयं के लिए और गा के लिए ही छोड़ी गई थी। खाने कूट की का एक सरकारी वचन पत्र को प्रस्थांकित करता है। ठीक है, एक सरकारी वचन पत्र है, उसे प्रस्थांकित किया, यानी इंडोर्स किया, यानी अपने सिग्नेचर बनाए। ठीक है ना, और उस पर यह शब्द कि या को या उसके आदेशानुसार दे दो, यानी निरंक प्रस्थांकन नहीं किया। हमने आपको बताया था इंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है और इंडोर्समेंट, ठीक है, इन फुल होता है या सिंपल इंडोर्समेंट होता है। जो पूर्ण प्रस्थांकन है वो क्या है, आप सिग्नेचर बनाएं और लिखें कि या तो इसे या इसके आदेशानुसार, ये या तो इसे दे दो पैसे, और या ये जिसे आदेश दे उसे दे दो। और निरंक प्रस्थांकन क्या, सिर्फ सिग्नेचर बना दिया बस। अक्सर लोग निरंक प्रस्थांकन ही करते हैं, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक करते हैं। ठीक है ना, तो कहता का एक सरकारी वचन पत्र को प्रस्थांकित करता है, उस पर शब्द या को या उसके आदेशानुसार दे दो लिखकर और प्रस्थांकन पर हस्ताक्षर करके उसे या को या उसके आदेशानुसार दे कर देता है। खा बेईमानी से या को उसके आदेशानुसार दे दो, ये शब्द मिटा डालता है। अब जैसे निरंक हो गया प्रस्थांकन, वैसे वो बियरर बन गया, वैसे ही वो बियरर चेक हो गया, या बियरर, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब तो जिसके पास है उसे दे दो। ठीक है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या है कि जिसके पास है उसे दे दो, और पूर्ण प्रस्थांकन में या को या उसके आदेशानुसार दो। खाने ये शब्द मिटा दिए, तो फिर ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया। तो फिर और इस प्रकार उस विशेष प्रस्थांकन को एक निरंक प्रस्थांकन में परिवर्तित कर देता है, खा कूट रचना करता है। ठीक है, फिर कहता है का एक संपदा या को बेच देता है और उसका हस्तांतरण पत्र लिख देता है। उसके पश्चात का या को कपट करके संपदा से वंचित करने के लिए उसी संपदा को एक हस्तांतरण पत्र, जिस पर या के हस्तांतरण पत्र की तारीख से
6 मास पूर्व की तारीख पड़ी है। खाके नाम इस आशय से निष्पादित कर देता है कि विश्वास कर लिया जाए कि उसने अपनी संपदा या को हस्तांतरित करने से पूर्व खा को हस्तांतरित कर दी थी। का ने कूटरचना की, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। हमने इनफैक्ट संपत्ति आप ही को बेची, लेकिन फर्जी आपको बेचने की तारीख से 6 महीने पहले का एक और ट्रांसफर डीड मिस्टर ए के नाम लिख दिया, ताकि यह पता लगे, ऐसा लगे कि हम वो संपत्ति जो इनफैक्ट आपको बेचे हैं वो मिस्टर ए को पहले ही बेच चुके थे, जबकि मिस्टर ए के पक्ष में हमने जिस दिन लिखी संपत्ति उस दिन आपके पास जा चुकी थी, मेरे पास तो था ही नहीं, लेकिन डेट हमने 6 महीने पहले की डाल दी। तो ये जो 6 महीने पहले की डेट डालना है, ये कूटरचना के अपराध को जन्म दे रहा है, क्योंकि जिस डेट पर हमने संपत्ति लिखी उस डेट पर वो संपत्ति आपकी है, और डॉक्यूमेंट का प्रभाव यह होगा कि संपत्ति आपसे अलग हो सकती है, होगी या नहीं इससे मतलब नहीं। हो सकता है आपका सब पकड़ जाए, ठीक है ना, मेरा सब पकड़ जाए कि ये 6 महीने बाद लिखा गया, ठीक है, यह हस्तांतरण पत्र, तो जब 6 महीने बाद तो कूटरचना तो है ही है, फोर्जरी तो है ही है, ठीक है। या अपनी बिल का से लिखवाता है, का साक्ष्य एक ऐसे वसीयतदार का नाम लिख देता है जो कि उस वसीयतदार से भिन्न है जिसका नाम या ने कहा है। वसीयत का मतलब ये हुआ कि हम जिसे बता रहे हैं उसके पक्ष में लिखिए आप। हमने कहा ए के पक्ष में लिख दो, तुम लिख रहे हो बी के पक्ष में, तो आप साक्ष्य ऐसा कर रहे हैं ना, और हमें क्या बता रहे हैं आप कि हमने या का ही नाम लिखा, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रवंचना, ठीक है। आप तीसरा तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसका नाम या ने कहा, और या को यह व्यपदिष्ट करके, ठीक है, कि उसने बिल उसके अनुदेशों के अनुसार ही तैयार की है, या को बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है, का ने कूटरचना की। और कूटरचना का यह तरीका गाखंड से शासित हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड आपने प्रवंचना के माध्यम से उत्पन्न किया और उसका फायदा आपने उठा लिया, इसलिए आप कूटरचना के दोषी हैं। का एक पत्र लिखता है और खाके प्राधिकार के बिना इस आशय से कि उस पत्र के द्वारा या से और अन्य व्यक्तियों से भिक्षा प्राप्त करें, खाके नाम के हस्ताक्षर यह प्रमाणित करते हुए कर देता है कि का अच्छे शील का व्यक्ति है और अनवेक्षित दुर्भाग्य के कारण दीन अवस्था में है। यहां का ने या की संपत्ति से अलग करने के लिए उत्प्रेरित करने की मिथ्या दस्तावेज रची है, इसलिए का ने कूटरचना की है। समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनकी रेपुटेशन ऐसी है कि वो अगर कुछ कह रहे हैं तो सच माना जाएगा। आपने ये सोचकर कि हम अधिक भिक्षा प्राप्त कर सकें, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पत्र तात्पर्यित होने वाला एक मिथ्या दस्तावेज तैयार कर लिया। और कैसे तैयार किया, भाषा लिखी और उस पर उसके सिग्नेचर फर्जी बना दिए। फर्जी क्यों, क्योंकि आप सिग्नेचर तो आप बना रहे हैं ना, और उसके बना रहे हैं जिसका इस प्रकार का शील है कि समाज उस पर विश्वास करता है। और आप उस पर भाषा जो लिखे हैं कि आप यानी जिसके पक्ष में वो पत्र है ये एक अच्छे शील के आदमी हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए इन्हें अधिक भिक्षा दे दी जाए। तो जिसे आप वो लेटर दिखाएंगे उसके बारे में संभावना ही है कि वो अपनी संपत्ति अलग करेगा। अब करेगा नहीं करेगा ये दूसरी बात है, लेकिन दोषिता जहां पर देखी जाएगी वो आपका अपना कृत्य है, और यहां पर आप दोषी दिखाई देते हैं, ठीक है, फोर्जरी के, इसलिए आपने कूटरचना की है। खाके प्राधिकार के बिना का इस आशय से कि उसके द्वारा या के अधीन नौकरी अभिप्राप्त करे, काके शील को प्रमाणित करते हुए एक पत्र लिखता है और उसे खाके नाम से हस्ताक्षरित करता है। का ने कूटरचना की है क्योंकि उसका आशय कूट रचित प्रमाण पत्र द्वारा या को प्रवंचित करने का और ऐसा करके या की सेवा में अभिव्यक्ति या विविक्षित संविदा में प्रविष्ट होने के लिए उत्प्रेरित करने का था। आप नियोजन की संविदा में संबंधित व्यक्ति को प्रविष्ट करा देना चाहते हैं। जब उस नियोजन की संविदा में आपके साथ प्रविष्ट होगा तभी तो आपको उसके अधीन नौकरी प्राप्त होगी, और इसके लिए आपने
अपने अच्छे शील को दर्शित करने वाला एक सिफारिशी लेटर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से तैयार कर लिया जिसने वो सिफारिशी लेटर आपके पक्ष में कभी नहीं लिखा, और इस तरह आपने प्रवंचना के माध्यम से या रचना के माध्यम से, काखंड में भी ये जाएगा, ठीक है, ऐसा मिथ्या दस्तावेज तैयार किया है जिसके माध्यम से आप एक व्यक्ति को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि अभिव्यक्त विविक्षित अभिव्यक्ति अविविक्षित संविदा में प्रवेश करे नियोजन की। अब वो करेगा नहीं करेगा ये आगे की बात है, लेकिन आप इस बिंदु पर दोषी दिखाई देते हैं और आप फोर्जरी के दोषी माने जाएंगे। अब दो स्पष्टीकरण ये बचे हैं, ठीक है, और दोनों स्पष्टीकरणों के दो क्यों तीन स्पष्टीकरण, ठीक है, और दोनों स्पष्टीकरणों के दृष्टांत और फिर इसके दांडिक सेक्शन। मुझे लगता है कि कल खत्म हो जाना चाहिए, देखते हैं क्या स्थिति रहती है।